व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। जब इंसान को जो मौत है वो ज़िंदगी से ज़्यादा आसान लगने लगे तो इसका मतलब समझिए कि वो सुसाइड करने वाला है। उसको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो उसकी लाइफ में चल रहा है वो सुसाइड लगने लगे तो इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला है। पर लेकिन इस टाइम पर, इस मोमेंट पर अगर कोई उसके साथ में ऐसा आकर खड़ा हो जाए जिसके साथ में वो अपनी दिल की दो बातें शेयर कर सके, वो कोई भी हो सकता है, यार दोस्त, रिश्तेदार, माता, भाई, बहन या फिर जो भी आसपास में जो भी लोग देखने को मिले, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर कोई ऐसा पर्सन लाइफ में आके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लोगों को बोले कि ये गलत है जो किया जा रहा है, तो वो इंसान अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। पर लेकिन अगर एक ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो फिर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो होता है जो आप लोगों के सामने है। कई सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा सुसाइड किया गया। अभी तो यही एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली कि सुसाइड है। बाकी आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बारे में पता चलेगा। पर लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, उस पर्सनैलिटी के द्वारा अगर ऐसा स्टेप उठाया गया है तो आप लोग ये समझिए कि कहीं ना कहीं जिंदगी में एक ऐसे इंसान की कमी थी जो उस टाइम पर उसको ये समझा सकता कि नहीं, ये जो कर रहे हो ये बहुत गलत है, ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है जो तुम्हारी लाइफ में चल रही है। तो वहां से उसकी लाइफ जो थी वो चेंज हो सकती थी। पर लेकिन शायद ही कोई पर्सन ऐसा होगा जिसके साथ में वो इस तरीके से बातें शेयर कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली। इसके ऊपर ये छोटी सी वीडियो मैंने बताई है जो मैंने अपने परिवार यानी कि एसएलवी फैमिली के जो मेंबर हैं उनसे बात की। ऐसे कई सारे मेंबर हैं जिनसे मैंने बात की और जो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आकर पहुंच गए थे, पर लेकिन उनसे बात करने के बाद में वो इस मोमेंट को अपनी लाइफ से हटा पाए हैं। अभी ये आगे मैं जो वीडियो चलाने जा रहा हूँ ये लगभग 10 मिनट की वीडियो है। जिस किसी ने वो वीडियो देख ली है वो तो उसको पोस्टपोन कर मतलब आगे ले जाइएगा, इसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा वीडियो को 10 मिनट, और जिस किसी ने नहीं देखी है वो उसको कंप्लीट देखेगा। हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ सकता है। अगर ऐसा मोमेंट आता है तो आप लोगों को क्या करना है वो सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो देखिए, 10 मिनट आगे तक फॉरवर्ड कर दीजिए, जिस किसी ने देख लिया वो फिर डिस्कशन देख लीजिएगा। ओके, आज की जो ये वीडियो है यहाँ पर मैं आप लोग को कोई करंट अफेयर या फिर कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग कुछ लाइफ के बारे में बताऊंगा और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद एसएलवी परिवार जो हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इतना बड़ा परिवार हुआ है, उसको कुछ मेंबर से मैंने बात की जिनकी लाइफ में उस टाइम पर ये दिख रहा था कि अब इससे आगे लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं है। तो उसके आगे फिर कैसे उनको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखना स्टार्ट हो गई। आज की डेट में हर एक इंसान, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, या फिर अपने देश के किसानों को भी आप लोग ले लो, हर टाइम लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट आ जाता है किसी न किसी की इंसान की लाइफ में कि ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले। और कोई नहीं चाहता है सुसाइड करना, पर लेकिन परिस्थिति उसको ऐसा बना देती है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मौत जो है वो जिंदगी से आसान है। तो जब इंसान को ये लगने लगे कि मौत जो है वो जिंदगी से आसान है तो उस टाइम पर उस इंसान के पास में कोई एक इंसान होना चाहिए जो उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि सुसाइड करना कोई नहीं चाहता है, पर लेकिन परिस्थिति उससे करा देती है। अगर उस परिस्थिति में 1 मिनट के लिए भी कोई उसके पास में एक सही इंसान आ जाए, उसको समझने वाला, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, तो उस परिस्थिति से उसको निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि लाइफ में हमेशा एक ऐसे इंसान को रखो जिसके अपने साथ में आप लोग चीज़ें शेयर कर सको, और आप भी किसी के लिए एक ऐसा इंसान बनो जो कि आप लोगों से चीज़ें शेयर कर सकें और कोई ऐसी सिचुएशन में न पहुंचे। आप लोगों को पता है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो एक ऐसा स्टेप उठाते हैं जब, तो देखिए उनको फॉलो करने वाले अंदर से हिल जाते हैं। उनको ये लगता है कि यार इस पर्सन ने ये कैसे मतलब सुसाइड कर सकता है। मैं भी बहुत कई सारी इनकी मूवीज देखी है, मतलब मुझे सुनकर विश्वास नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा क्या मजाक कर रहे हो जब मैंने सुना इसके बारे में, पर फिर जब देखा, मैंने न्यूज़ पढ़ी इसके बारे में डिटेल में कि क्या क्या कहाँ पर क्या क्या न्यूज़ चल रही है इस न्यूज़ से रिलेटेड, तो तब मुझे लगा यार ये बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। तो पर लेकिन इस टाइम पर मुझे बस ये चीज़ समझ में आई कि इस इंसान की लाइफ में वो इंसान नहीं था कि जो उस मोमेंट पर जब इसके माइंड में वो थॉट जो था वो हैवी हो रहा था कि हाँ सुसाइड ही सॉल्यूशन है, सुसाइड जिंदगी से आसान है। अगर उस टाइम पे वो पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन इसकी लाइफ में होता तो वहाँ पर चीज़ें जो थी वो इन चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से टाल सकता था। तो देखिए कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन यहाँ पर ये हो गई कि वो मोमेंट हावी हो गया और फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। ये लगभग 1.5 या 2 साल पहले की बातें हैं। एक बंदे का मेल आया। मेल क्या है, कई सारे मेल आए और वो रेगुलर मेल कर रहा था। तो जब भी मैंने मेल खोला मैंने देखा उसमें ये लिखा होता कि सर एक बार बात कर लो तो हो सकता है मेरी लाइफ बच जाए।
यानी कि वो मुझसे बात करना चाहता था। तो उसमें नंबर था उसका मोबाइल। तो जैसे ही मैंने देखा उसको तो मैंने कॉल किया। तो मैंने पूछा कि यार ऐसा क्या हो गया लाइफ में कि ये बोलने के लिए तुमको मजबूर होना पड़ रहा है। तो फिर उसने अपनी स्टोरी बताई। उनके परिवार में 4 मेंबर में उनकी मम्मी, उनकी सिस्टर और वो और उनके पापा। अकेले कमाने वाले पापा थे, और पापा भी कोई ये नहीं कि बहुत अच्छा कमा रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करते थे, वर्कर थे वो, वहाँ पर कमाते थे। और उनके फादर की डेथ हो गई थी। बंदा पढ़ने में एक ब्रिलियंट आप लोग बोल सकते हैं, 10th 12th में टॉपर रहा बंदा। ग्रेजुएशन भी अच्छे से की, हालांकि मन था इंजीनियरिंग करने का, पर लेकिन इंजीनियरिंग वो नहीं कर पाया घर की कंडीशन को देखते हुए। तो उसने नॉर्मली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। पर लेकिन उसके बाद भी जो उसकी परफॉर्मेंस रही, उसने कई सारे एग्जाम दिए, पर मैक्सिमम एग्जाम में जो फाइनल मेरिट में आकर बंदा रुक जा रहा था। पर लेकिन ये प्रोसीजर उसका चल ही रहा था कि इस टाइम पर उसके पापा की जो थी डेथ हो गई। और इस जब उसके पापा की डेथ हुई उससे कुछ टाइम पहले ही, लगभग 6-7 महीने पहले, उसकी लाइफ में एक लड़की आई। वो लड़की जो उसके साथ में आई, वो उसको उसकी परफॉर्मेंस को देख के आई, उसके रिजल्ट को देख के आई कि हाँ बंदा लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। तो वो लड़की ने उसको अच्छे अच्छे सपने दिखाए कि हाँ दोनों साथ में मिलकर रहेंगे, अच्छी लाइफ को आगे लीड करके चलेंगे, हम लोग शादी करेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब जो भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसके साथ में उससे शेयर की उसने। पर लेकिन जैसे उसके फादर की डेथ हुई, और सिचुएशन उसके फादर की डेथ होने के जस्ट 2 महीने बाद ही वो बंदा जो था डिप्रेशन में जाने लगा। अब वो हर टाइम तो मोटिवेट रहेगा नहीं, उस तरीके से बात नहीं करेगा, घर में कंडीशन क्या है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई है। तो उस टाइम पर वो लड़की उसको छोड़कर चली गई। तो ये बंदे ने मुझे बोला कि सर छोड़कर चली गई, वो भी चीज़ मुझे एक बार को मैं पचा लेता, उसी के एक दोस्त के साथ में फिर वो गर्लफ्रेंड बन गई। तो वो चीज़ उसको और ज़्यादा डिप्रेसिंग लगने लगी। एक साइड में पापा जा चुके हैं, दूसरी साइड में जो एक जीवन भर साथ देने वाला लड़की थी वो जा चुकी है। उसी के साथ में जब अपनी मम्मी और सिस्टर को देख रहा था, जिसको देख के उसको पॉजिटिव होना चाहिए, वो बोला था कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि मैं इनके लिए कुछ कर भी नहीं पाऊंगा अगर मैं इसी कंडीशन में रहूँगा। तो ये सारी सिचुएशन जब मैंने उसकी सुनी, तो वो अपनी जगह सही था कि ऐसा माइंड में उसके विचार आ रहा था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह 100% सही था कि हाँ वो अगर सुसाइड कर लेगा तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे ही उसने मेरे से कॉल की और मैंने उसकी बातें सुनी, तो फिर हमारी जो बात थी वो लगभग 40 से 45 मिनट तक चली थी। स्टार्टिंग के 8-10 मिनट में उसने अपनी बातें बताई, फिर मैंने उसको अपनी तरफ से चीज़ें बतानी स्टार्ट की। मैंने उसको वो सारे एंगल दिखाए जो वो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मैं एज ए थर्ड पर्सन उसकी बातों को सुन रहा था। वो अपनी बातें बता रहा था तो मैं वो भी चीज़ें देख पा रहा था वहाँ पर जो उसको नहीं दिखाई दे रही थी। तो मैंने उसको सबसे पहले तो उसके पापा के बारे में, जो कि काफ़ी प्यार करते थे उससे, उनके बारे में बताया। मैंने कहा तुमको क्या लगता है कि जैसी लाइफ तुम लीड कर रहे थे अपने पापा के होते हुए, तुम्हारे पापा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तो मैंने उनको बताया कि तुम्हारे पापा की लाइफ में तुमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पर लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारे ऊपर नहीं आने दी वो प्रॉब्लम। उन्होंने ये सोचा कि बच्चा पढ़ेगा, आगे लाइफ में चीज़ें सेटल होंगी, परिवार एक अच्छी डायमेंशन में, डायरेक्शन में चलेगा, आगे हम लोग एक स्टेबल फैमिली की तरीके से आगे लीड करके चलेंगे। उसी के चलते सारी प्रॉब्लम झेलते झेलते उन्होंने तुमको पढ़ाया। अब उनकी डेथ हो गई है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है। अगर वो कहीं भी होंगे, अगर तुमको देख रहे होंगे, तो वो ये तो नहीं सोचेंगे कि कम से कम यार इसको, ये एक ऐसा बच्चा मैंने पैदा किया कि जो ये सोच ले कि सुसाइड कर लूँ। मतलब इसी दिन के लिए उन्होंने तुमको पाला था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मम्मी और सिस्टर, उनका क्या होगा सोचो एक मिनट के लिए, अगर तुम भी चले जाते हो तो क्या उनके पास जीने का कोई एक तरीका बचेगा? मैंने कहा अगर ऐसी कंडीशन है तो ये समझो कि तुम्हारे मरने से पहले वो मर जाएंगी, उनकी तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं बचेगा उनकी लाइफ में, तो वो करेंगी तो क्या करेंगी? तुम उस परिवार की ढालो आज की डेट में, और अगर तुम्हारे माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो फिर ये समझो कि वो परिवार खत्म हो चुका है तुमसे पहले। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस बंदे को बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा यार अपना रिजल्ट उठा के देखो, लोगों से छोटे छोटे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे और तुम अच्छे अच्छे एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस तक निकाल रहे हो और इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो। तो मैंने कहा तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने उससे डिस्कस की, तो उसको एक ऐसा एंगल दिखना स्टार्ट हो गया जो वो नहीं देख पा रहा था। उसको लग रहा था कि यार अभी तो कुछ लाइफ में किया ही नहीं है, अब तो बहुत कुछ बचा हुआ है और यहाँ से मैं अच्छी लाइफ लीड करके चल सकता हूँ। तो फिर उसके बाद में जब बातें चीज़ें आगे चली, तो फिर देखा कि उसका रिसेंटली फिर एक रिजल्ट भी आ गया। हालांकि वो छोटे एग्जाम का रिजल्ट था, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और कोई आप लोगों का क्लर्क लेवल का एग्जाम निकल गया हो। पर लेकिन वो उस टाइम पर उस एग्जाम से भी खुश हुआ। उसने फिर कॉल किया कि सर एग्जाम निकल गया, अब फिर मैं आगे प्रिपरेशन करूंगा सर, एक बेस मिल गया।
तो वहां पर वो चीजें अब उसको मोटिवेट करने लगी। पहले ये बोला था कि सर, जब उसने मुझे बातें बताई उसमें उसने ये बोला था सर अब क्लर्क के भी एग्जाम फॉर्म भर दिया है मैंने, मतलब इस तरीके से भी बातें उसने बोली कि सर मेरा लेवल क्या हो गया है। मतलब जो चीज उसे उस टाइम पर डिप्रेशन लग रही थी अब वो उसको मोटिवेशन लगने लगा। तो देखिए यार, इसको कहते हैं आशा की किरण, रे ऑफ होप। अगर आप लोग चीजों को उस तरीके से देखोगे तो आप लोगों को चीजें अच्छी नजर आएंगी। अगर सुसाइड करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता तो हर एक इंसान आज के डेट में, हर दूसरा इंसान सुसाइड कर रहा होता, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से लड़ना। आप लोगों ने सुल्तान मूवी तो देखी होगी, उसमें एक बड़ा ही शानदार डायलॉग लगता है मुझे, जो मूवी के एंड में है कि रिंग में असली लड़ाई नहीं है, असली लड़ाई जिंदगी में है। जब जिंदगी तुमको पटके और तुम फिर से उठकर खड़े हो जाओ, वो है रियलिटी में असली लड़ाई। तो वो चीज आप लोगों को यहां पर लेकर चलनी है। तो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में क्या चल रहा था वो तो देखो मुझे नहीं पता है, पर हाँ जो किया गया है इनके द्वारा वो एक सही स्टेप नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इनकी लाइफ जो थी अभी पड़ी हुई थी पूरी जिंदगी आगे यार। और जितने लोग फॉलो कर रहे थे उनमें से मैं भी एक था, मतलब शौक लगा अंदर तक। मैंने कहा यार कैसे, आखिर क्यों, आखिर क्या हो गया ऐसा कि हाँ बंदा इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो वो सोचने वाली बात होती है। हालांकि मैं उस पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब टूट जाता है तब ऐसी हरकतें करता है। पर हाँ ये जरूर बोलूंगा कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उस टाइम पर इनको समझा सके। अगर कोई ऐसा इंसान होता तो ये अभी वो स्टेप न उठाते। तो मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं आप लोग कई बार आगे वीडियो में भी बोलता हूं कि किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान बन जाइए जो उसको उस सुसाइड वाली टेंडेंसी से पहुंचने से पहले बचा सके। और आप भी आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान जरूर रखिए जिसके साथ में आप लोग सारी चीजें शेयर कर सको। तो इससे जिंदगी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आएंगी जिंदगी में। अगर उनको देखकर टूटोगे तो दूसरे तीसरे दिन ये सब विचार आएगा, ऐसा ख्याल आएगा। और ये मैं आप लोगों को 110% बता रहा हूं कि ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके परिवार के लिए। सोचिए कि परिवार क्या रह जाएगा जिसने इस मुकाम तक आप लोगों को लेकर आया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा कोशिश करो जब भी अपने पेरेंट्स से रेगुलर कांटेक्ट में रहो, अपने पेरेंट्स की फोटो वगैरह अपने पास में रखो ताकि मोटिवेशन आप लोगों को मिल सके। तो तभी चलकर लाइफ को लीड कर पाओगे। तो बताओ कि किसी की लाइफ में ऐसा इंसान बनोगे, हाँ या फिर ना? बनना जरूर है। और ये चीज़ें कोशिश करो कि आगे हमारी सोसाइटी में और इस तरह की चीज़ें कभी भी ना देखने को मिले। ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए यार। लाइफ एक बहुत अच्छा गिफ्ट है गॉड का। अगर उसको इस तरीके से ख़त्म करेंगे, इस तरीके से उसको फिनिश करेंगे, तो ये समझिए एक तरीके से हम लोगों ने एक गिफ्ट के साथ में, मतलब जो एक बड़े शानदार तरीके से बनाया गया है उसके साथ में जाती की है। अब ये आप लोग एक तरीके से अगर इस तरीके की जो सुसाइडल टेंडेंसी माइंड में लेकर आते हैं, तो ये किसी भी तरीके से जब भी माइंड में आए तो एक ऐसे इंसान को बताइए जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं, जो आप लोग को अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, उसको बताइए। यानी ऐसे को नहीं जो आप लोग को डिप्रेशन में डाल दे। और यही बस बातें आप लोगों को शेयर करनी थी कि मैंने कहा यार ये मतलब हिलाने वाली न्यूज़ थी एक अंदर तक, जो कि पचा नहीं पा रहा था मैं, कि मैंने कहा यार अभी एज ही क्या थी बंदे की, मतलब कोविड-19 से इतने सारे लोग मर रहे हैं, इस बंदे ने इस एज में ये चीज़ें, ये स्टेप उठाया, तो वो पच नहीं पाया अंदर तक। तो सोचा कि आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूं। और एक बात की और गारंटी है, हर एक इंसान की लाइफ में ये मूवमेंट आता है, बस वहीं से आप लोगों को उस मूवमेंट से निकलना है, ठीक है। तो निकलोगे ना, तो कोशिश करो कि ये चीज़ें, और अपनी लाइफ को कोई एक्सपीरियंस हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग उससे कुछ सीख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नजर डालते हैं कोविड-19 के केसेस के बारे में। आज के डेट में जो कोविड-19 के केसेस हैं ये 79 लाख ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से यहाँ पर 4,35,000 लोगों की जान जा चुकी है और 41,000 यानी कि 41 लाख लोग ऐसे हैं जो यहाँ से रिकवर कर चुके हैं। टॉप पर यूएसए चल रहा है यहाँ पर 21 लाख केसेस के साथ में और 1,17,000 डेथ के साथ में। ब्राजील जो है यहाँ पर ये सेकंड नंबर पर है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर ब्राजील में 8,67,000 के करीब लोग लोग जो है इससे ग्रसित हो चुके हैं और 43,000 लोग हैं इनकी जान जा चुकी है। दूसरे नंबर पर डेथ पर भी यहाँ पर है और मामलों में भी। तीसरे नंबर पर रसिया है, मामलों में 528 केसेस टोटल, 5,28,000 केसेस टोटल हैं और टोटल जो जान गई है लगभग 7,000 के करीब गई है। चौथे नंबर पर है हमारी अपनी कंट्री यानी कि इंडिया। तो यहाँ पर 3,33,000 के करीब लोग ग्रसित हो चुके हैं और 9,500 के करीब लोगों की अब तक जान जा चुकी है। पांचवें नंबर पर है यहाँ पर यूके। चलिए यहाँ पर अगर आप लोग अपनी कंट्री के बारे में देखते हैं तो ऑन एन एवरेज डेली 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं अब हमारी कंट्री में। जो रिकवर हो रहे हैं यहाँ पर कल की जो रिकवरी है वो 7,300 के करीब यहाँ से रिकवर कर पाए। महाराष्ट्र अकेला 1,07,000 के साथ में टॉप पर बना हुआ है जहां पर लगभग 4,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है 44,000 लोगों के साथ में और 435 लोगों की जान जा चुकी है और दिल्ली
तीसरे नंबर पर है, ठीक है। इसी के साथ में गुजरात चौथे पर, उत्तर प्रदेश पांचवें पर और राजस्थान है छठे नंबर पर। तो ये जो डेटा आप लोगों के सामने है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हमारी कंट्री में जो लापरवाही बढ़ती गई है पिछले कुछ टाइम में, तो हम लोग कहां से कहां पर आकर पहुंच गए हैं। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से इंट्रोस्पेक्शन करने वाला टाइम है कि हम लोग अपने बारे में सोचे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में चीजें बढ़ रही हैं। दिल्ली के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो कल का दिन है जो सबसे ज्यादा केस निकल कर आए। यहां पर 2224 केस दिल्ली में निकल कर आए, अब तक के सबसे ज्यादा केस है यहां पर ये। हालांकि 2000 से क्रॉस कर चुके हैं 3 बार, ये तीसरा केस है, पर लेकिन अब तक सबसे ज्यादा जो देखने को मिले वो यहां पर कल देखने को मिले। तो इससे यहां पर ये पता चलता है कि सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा खतरनाक आगे हो रही है। सबसे बड़ी कंडीशन पता है क्या है, जब हम लोग डर रहे थे, मतलब बीमारी से डर रहे थे, तो केस काफ़ी कम थे, पर लेकिन अब हम लोग क्या करें, अब बीमारी से डर नहीं रहे हैं तो केस बढ़ गए हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि डर कहीं ना कहीं इंसान को सिक्योर करता है थोड़ा बहुत, तो कम से कम कि हाँ ये नहीं करना है तो इससे लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। पर लेकिन जब इंसान के अंदर से डर निकल जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन सामने निकल कर आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत डर जो है इंसान के मन में होना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसी एक्टिविटी करने से फिर वो रोक देता है। वरना आज की डेट में कोई डर नहीं है, मार्केट में कहीं भी घूमो, दुनिया भर जो है रास्ते पर घूम रही है। तो यहां से ये पता चलता है कि इंसान जो है वो अब बिल्कुल डर से दूर हो चुका है, कोविड-19 को इतनी बार सुन चुका है, उसी के चलते इसकी चपेट में अब आसानी से आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं एग्जाम है ना, तो एग्जाम का थोड़ा डर होना चाहिए, तभी आप लोग किताबें खोलकर बैठोगे पढ़ने के लिए। अगर डर नहीं होगा तो माइंड में एंजाइटी नहीं होगी, तो आप लोग की चीजों को बोलेंगे कोई नहीं पेपर ही तो है, और फिर सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो सिचुएशन आप लोग कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर यहां पर एक छोटी सी न्यूज के बारे में बात करूं, ये यहां पर एनालिसिस है एक न्यूज का, जिसमें बोला गया है कि पेंडेमिक के ड्यूरेशन में जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है वो किया गया यहां पर डिसेबल कम्युनिटी को, यानी कि जिनको जो डिसेबल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। ओनली 25% लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर ये बेनिफिट ले पाए। 75% जो है लॉकडाउन में वो बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल हिट हुए इसकी वजह से, और उनको प्रॉपर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से हम लोगों ने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में इस कम्युनिटी को इग्नोर किया है। तो ये काफ़ी आप लोग एक आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है दस्तो मागो डेजर्ट, यानी कि दस्तो मागो रेगिस्तान। तो ये जाकर नहीं हारेगा कहाँ पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो एक एक कर यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। ये आर्टिकल जो है सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो उसके लिए हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं है, बस संविधान में फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, उसके पैटर्न को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, पर लेकिन कोई प्रॉपर यहाँ पर लॉ देखने को नहीं मिलता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। अब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल किनारे पे आ चुकी है। यहाँ से अगर हम लोगों ने चीजों को रिवर्स किया तो सिचुएशन थोड़ी संभल सकती है। तो जानेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। ये जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये सेंटर को यहाँ पर स्टेट के साथ में जो बेसिकली रेवेन्यू है उसको कैसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का जो अभी यहां पर एस्टिमेशन निकल कर आ रहा है उसमें काफी कमी आ गई है। तो कैसे चीजों को लेकर चलेंगे। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी के बारे में है। ये एक तरीके से क्रिटिसाइज केजरीवाल जी को किया जा रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी को यह माना जा रहा था कि एक तरीके से ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि पॉलिटिक्स को चेंज कर रख देगा, पर लेकिन जैसा इनका रवैया फिलहाल देखने को मिल रहा है वो भी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे दूसरे पॉलिटिशियन, यानी कि एक तरीके से इसी माहौल में ये ढल गए हैं जैसे लोग यहां पर हुआ करते थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कोविड-19 के ड्यूरेशन में उसको कैसे सेफ बनाना है। तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी हम लोग डालेंगे। आज है मंडे को जो एडिटर को लेटर लिखते हैं ये उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं होता है। यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है अभी यूएसए में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या फिर यूएसए में क्या अगर अपनी कंट्री में भी आप लोग इस प्रॉब्लम को देखें, कई बार मूवीज में भी कई सारी ऐसी चीज दिखाई जाती है। अगर मैं वुमेन के बारे में बात करूं, जैसे वुमेन को एक तरीके से आइटम पीस की तरीके से कई बार दिखाया जाता है। तो अगर कोई मूवी को बहुत ज्यादा डेडिकेटली डाई हार्ड फॉलोअर है, जैसे मेरे जैसा बंदा अगर कोई मूवी बहुत ज्यादा देखना पसंद करता है, तो फिर कंडीशन क्या होती है, फिर कंडीशन ये होती है कई बार जो मूवी में जो चीजें दिखाई जाती हैं उनको भी लाइफ में इंप्लीमेंट करने लगते हैं, ठीक है। हालांकि मैं चीजें समझ जाता हूं, पर लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं जो चीजों को नहीं समझ पाते हैं उनको ये लगता है कि यही रियलिटी है फिर सोसाइटी की। लड़कियों को उसी तरीके से देखना स्टार्ट करेंगे, उनको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, जैसे शाहरुख खान का एक तरीके से जो मूवीज हुआ करती थी, लड़की के पीछे तब तक पड़े रहो जब तक वो मान ना जाए। तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर देखते हैं, तो एक दिन तो हाँ करेगी। तो ये ऐसी चीजें कई बार सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, ठीक है। तो इस तरीके के कई
सारे सॉन्ग देखने को मिलते थे। उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से लड़की को रिप्रेजेंट किया था। आज की डेट में भी कई सारे ऐसे सॉन्ग देखने को मिलते हैं, तो सोसाइटी पे ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। कई बार जो चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती हैं, कई बार उनको इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा शक्तिमान जब आता था, कई सारे बच्चों के द्वारा सुसाइड कर लिया गया कि हाँ हमको भी शक्तिमान की तरीके से उड़ना है, जबकि वो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी के बेस पर हुआ करता था। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पे, जो कि हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो वही है जो अभी यूएसए में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कई बार मूवीज भी ये सब चीजें परोसती हुई नजर आती हैं, जो रंग भेद की नीति को लेकर यहाँ पर बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कुछ एक दो पॉइंट हमारे संविधान से कनेक्ट कर मैं आप लोगों को इस वाले आर्टिकल के अंदर भी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहां पर ये डेटा पॉइंट दे रखा है कि कैसे कैसे केस बढ़ रहे हैं किस किस एरिया में, तो वो मैंने भी आप लोगों को दिखा दिया। यहां पर बेसिकली राज्य के अंदर घुस रहे हैं, कर्नाटक में कैसे केस बढ़ रहे हैं वो सारी चीजें हैं। ये कार्टून है, कार्टून में आप लोगों के लिए चलिए क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइए। यहां पर एक साइड में कमल है, यानी कि जो भाजपा का सिंबल है, और उसके ऊपर रुपया बना हुआ है, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में जो दूसरी पार्टी के जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, फिर पार्लियामेंट है, उनको खरीदने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर एक तरीके से ये कमल दिख रहा है इनको, पर लेकिन कमल के अंदर पैसा भरा पड़ा है, यानी कि पैसों में खरीदा जा रहा है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। यानी कि जनता जो है वो वोट देती है किसी और को, पर लेकिन बाद में जाकर मिल जाते हैं किसी और पार्टी में, तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो कितने हद तक ये सही है? अभी यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कौन है जो इसको रोकने के लिए बोल रही है? ठीक है, कि प्लीज पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, ऐसी हरकतें न करो। तो इन पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। तो पहले आप लोग इस आर्टिकल के ऊपर न डालिए, पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बेसिक बताने की कोशिश पहले यहां पर करता हूं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो संविधान है उसमें पार्ट 3 में हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट रखे गए हैं। जो फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। बेसिकली ब्रॉडली अगर आज के डेट में आप लोग इनको देखोगे तो ये 6 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया मोटे मोटे तौर पर। पहली जो कैटेगरी है उसमें बोला गया है आप लोगों को राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जब यहां पर आती है तो राइट टू इक्वलिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा ये आर्टिकल होगा ये भी यहां पर इसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करेगा, जो फर्स्ट सेक्शन है यहां पर। दूसरा सेक्शन जो होता है यहां पर ये बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा जो सेक्शन यहां पर होता है वो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में मैंने अभी बात की थी आर्टिकल, आप लोगों को पता है 23 और 24 में, जिसमें 24 जो था वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। तो मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि चाइल्ड लेबर को रोकने की कोशिश की जाती है। और आर्टिकल 23 जो था यहां पर ये फोर्स लेबर, बाउंडेड लेबर जो होती है उसको रोकने की कोशिश यहां पर करता है। अगर बात करें यहां पर सेक्शन 4 के बारे में तो ये बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि एक तरीके से आपको राइट है अपने रिलीजन के बारे में, अपने रिलीजन को फॉलो करने का। ठीक है, तो ये जो यहां पर निकल कर आता है ये आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक यहां पर देखने को मिलता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हमारी कंट्री में चल रहा था उसके चलते सीए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा रहा था, तो उसके चलते ये सारी चीजें काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकते हैं। अगर 5वें सेक्शन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो यह कल्चर और एजुकेशनल राइट। तो कल्चर और जो एजुकेशनल राइट है वो आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे 29 और 30 के बीच में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप लोगों के लिए हो जाता है। नंबर 6 पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। यानी कि एक तरीके से आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों? क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने की पावर रहती है। अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक तरीके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहां पर देखने को मिलती है। अभी जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यहां पर, ये बात करने वाला हूं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारी कंट्री में जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल मैंने भी आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 14 से जो हम लोगों ने बातें की यहां पर, तो ये राइट टू इक्वलिटी के बारे में तो बात करते हैं, आप लोगों को देखने को मिलता है कि हाँ भैया राइट टू इक्वलिटी हो रही है हमारी कंट्री में। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें आर्टिकल में बातें की जा रही है हमारी कंट्री में, पर लेकिन एग्जैक्टली यहां पर इसके लिए हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं है, यानी कि लॉ भी होना चाहिए था जो कि इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर सके और ये सिचुएशन देखने को मिल सके। आप लोगों ने ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आर्टिकल 15 मूवी देखी है, जो अभी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत शानदार मूवी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखेगा। ठीक है, किस किसने देखी है, यस या फिर नो? जिसने देखी है यस लिखे, जिसने नहीं देखी है नो लिखे। तो वहां से आप लोगों को जानने को मिलेगा कि क्या सिचुएशन देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में आज की डेट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग समझिए
ये सारी चीजें क्या क्या बताती हैं इसके बारे में भी आप लोगों से थोड़ी सी आगे भी बात करूंगा। अगर किसी पर्टिकुलर जो यहां पर फैक्ट है, कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसके लिए लॉ बन जाता है, तो यहां पर ये रहता है कि अगर वो हरकतें आप लोग पार करोगे तो फिर आप लोग यहां पर दंड मिलेगा। तो पनिशमेंट जो होता है वो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि सजा देने के लिए होता है। पनिशमेंट जो होता है वो हरकतें करने से रोकने के लिए होता है, ताकि माइंड में जो है थोड़ा फियर रहे। यानी कि अगर किसी की डेथ कर दी तो ये फांसी की सजा भी आप लोगों को हो सकती है, तो ये क्या होगा, फियर होगा, तो इंसान दूसरे की डेथ नहीं करेगा, ठीक है, वरना कोई भी उठा किसी का भी गला काट देगा। तो एक तरीके से इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा देखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी यहां पर क्या बात की जा रही है, उदाहरण तो कई सारे यहां पर दिए गए हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में बोला गया है, जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, जैसे इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, वो किसी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं बैक की जाती है। यानी कि संविधान में तो हमारे यहां पर लिखा हुआ है कि हाँ भैया इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर लेकिन उसके लिए लॉ भी हमारी कंट्री में होना चाहिए था, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाता और फिर पूरी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट किया जाता। पर लेकिन ऐसा कोई लॉ हमारी पार्लियामेंट में आज तक नहीं बनाया गया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उनको एक तरीके से ऑल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के थ्रू भी इंप्लीमेंट किया जाता है, ताकि अनफेयर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोका जा सके। अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के बारे में। तो नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा जब यहां पर अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ लड़ा गया, क्या था अपार्थाइड मूवमेंट, वहां पर काले और भूरे की नीति चलती थी। यानी कि पार्क, होटल, स्कूल, कॉलेज, जो यहां पर बसेस वगैरह हैं वो दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट थे, या फिर बसेस में जो गोरों के लिए बैठने के लिए अलग से जगह हुआ करती थी। यानी कि प्रेफरेंस जो जाता था वो व्हाइट मैन को दिया जाता था। तो उसके चलते अपार्थाइड मूवमेंट चला रंग भेद की नीति को मिटाने के लिए, और नेल्सन मंडेला साहब जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, जो कि एक ब्लैक प्रेसिडेंट जो साउथ अफ्रीका के। तो वहां से क्या हुआ, उनके द्वारा फिर वो चीजें देखी गई कि उनके द्वारा जनता के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस की गई है, तो वो सारी चीजें उन्होंने फिर यहां पर अपने संविधान में भी इंक्लूड करने की कोशिश की, और उन्हीं चीजों के लिए लॉ भी बनाने की कोशिश की। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन ओनली गवर्नमेंट ही करती है, हो सकता है कई बार जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल भी कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, तो ये सारी चीजें भी रोकने की बात की जाती है। आर्टिकल 15 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो उसका जो सेक्शन 2 है वो बात करता है कि कोई रिलीजन यानी कि धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, यानी कि किसी कास्ट के नाम पर, यानी कि सेक्स के नाम पर, मेल है कि फीमेल है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ ये तो वहां पर पैदा हुआ है, इसको इस गेम में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। डिनाई कर दी जाए अगर शॉप यानी कि दुकानें वगैरह, पब्लिक रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, पब्लिक प्लेस जो भी यहां पर एंटरटेनमेंट के होते हैं, पार्क वगैरह, अगर उनमें अलाउ न किया जाए तो हमारा संविधान जो है ये रोकता है कि हाँ ऐसी हरकतें नहीं होनी है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटीज वगैरह पढ़कर आए हैं, तो यहां पर अंबेडकर साहब जी को बेसिकली पानी पीने से मना कर दिया गया था, ठीक है, जो स्कूल में जो भी वहां पर जो घड़ा वगैरह रखा रहता था उसमें, तो उनको पानी पीने से मना कर दिया गया। तो वो डिस्क्रिमिनेशन उनको देखने को मिला, पानी पीने के लिए मना कर दिया, जिसको आज के में हम लोग बोलते हैं कि पानी तो किसी को भी पिला देना चाहिए। उस टाइम पर वो भी कि हाँ ये तो नीची जाति का है, इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती थी। तो वो सोचने वाली बात थी, क्या ऐसी ही सोसाइटी हम लोग फ्यूचर में चाहते हैं? तो इसलिए अंबेडकर साहब के द्वारा बहुत बड़ा फोकस दिया गया कि आगे से सोसाइटी में ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से उनके द्वारा इस चीज को लेकर चला गया। हमारी कंट्री में एक जो हमारी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शशि थरूर, उनका नाम आप लोगों ने सुना, ये इंग्लिश इतनी खतरनाक बोलते हैं कि डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है, ये माना जाता है। तो इनके द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया गया, प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया गया। उसमें इनके द्वारा बोला गया कि बेसिकली एक इक्वलिटी बिल होना चाहिए हमारी कंट्री में, यानी कि जनता को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड का क्यों ना हो। हाँ, हमारा संविधान ये चीजें प्रोवाइड कराता है, पर लेकिन यहां पर एक लॉ भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यहां पर एक तरीके से लॉ भी होना चाहिए इक्वलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब एक बात कर लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, ये क्या होता है। रेदर देन मिनिस्टर, मान लीजिए आज के दिन में मैं एक एजुकेशन मिनिस्टर हूं, ठीक है, अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड बिल जो है मेरे अलावा कोई और लेकर आता है, भले ही मेरी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, तो वहां पर वो प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा। अब मेरी पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई लेकर उसको आएगा नहीं, क्योंकि मैं मिनिस्टर हूं तो मैं ही लेकर आऊंगा। तो मैक्सिमम ये जो बिल होता है ये अपोजिशन से निकल कर आता है, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल होता है, वरना अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी में क्लैश हो जाएगी कि भैया मिनिस्टर नहीं लेकर आए, ये लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए अपोजिशन लेकर आता है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी नहीं है। तो ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, कभी पास होता हुआ नहीं नजर आता है, ये हमेशा ये फेल हो जाता है पास होने में। रीजन ये है कि मेजोरिटी नहीं है, अगर मेजोरिटी होती तो यही गवर्नमेंट बना रहे होते, यही बिल पास कर रहे होते। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया और इसको प्रस्तुत किया गया, फिर यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर के द्वारा कि हाँ ऐसा होना चाहिए हमारी कंट्री में। तो ये कहां से निकल कर आया, ये निकल कर आया कि हाँ हमारी कंट्री में जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है उसके बेस पर यहां पर ये चीजें होनी चाहिए। हमारी सोशल जो लिबर्टीज हैं अगर उनको हम लोग प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को एक एक्ट लाना पड़ेगा ताकि ये हरकतें जो है उसको रोका
रोका जा सके, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को न मिले। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा हम लोग को चीजों को अंडरस्टैंड करने में। और हमारी कंट्री में जो डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन कई जगह आज भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। लड़के और लड़की में आप लोग को अपने घर में ही डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। लड़के को मैक्सिमम अच्छी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है तो इंजीनियरिंग कराया जाता है, सारा पैसा खर्च किया जाता है। पर लेकिन जब लड़की की बात आती है तो ये बोलने लगते हैं कि दूसरे के घर ही तो जाएगी, क्या इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है। खासकर ये आप लोगों को अपने आसपास में सोसाइटी में देखने को जरूर मिलता होगा। तो ये आज की डेट में हमारी सोसाइटी में आप लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि मैक्सिमम अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि लड़का ही हो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो थॉट है आज के डेट में सोसाइटी का, ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर डीप रूटेड है। तो इसकी जड़ें जो है वो आज भी काफी गहरी हैं कि एक लड़का और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन यहां पर देखने को मिलता है, प्रीफरेंस जो जाता है वो लड़के को दिया जाता है। तो ये ही तो मिटाना है यहां पर। तो ये इस तरीके से बात करना है इसके बारे में कि कोई बिल होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए, ये काफी जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग अगर टीम की भी बात करें, जैसे क्रिकेट टीम बनाई जाती है तो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के प्लेयर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया के प्लेयर या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो प्लेयर हैं वो काफी कम देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। अभी एक उदाहरण दिया गया यहाँ पर एक प्लेयर के बारे में कि यहाँ पर अगर कोई प्लेयर आकर कोई कमेंट कर देता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सनैलिटी जैसे इरफान पठान के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, उनके द्वारा कमेंट किया गया तो ये यहाँ तक चीजें बोली गई उनको कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये हो। कोई कमेंट करता है तो इंडिपेंडेंटली अपनी बातें भी नहीं रख सकता आज के डेट में। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलती है। तो इनटॉलरेंस सोसाइटी में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी एक्टिविटी यहां पर सामने निकल कर आती है। तो कैसे उसको नॉर्मलाइज करना है, एक इक्विलिब्रियम सोसाइटी में लेकर आना है, तो उसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोग समझे होंगे और फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोगों के माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं जीएसटी के कलेक्शन के बारे में। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते जो पेंडेमिक आया उसके चलते जो महामारी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो जैसे जैसे ये महामारी बढ़ी वैसे वैसे प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर कि यहां पर जो खासकर जो गवर्नमेंट है उसके पास में पैसा नहीं है आज की डेट में, यानी कि जो ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब शराब वगैरह की जो दुकानें खुली उस टाइम पर सब जो जनता थी वो एक तरीके से सड़कों पर थी और गवर्नमेंट ने भी उसको बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि शराब जो है वो जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आती है, वहां से जो रिवेन्यू आता है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाता है। तो इसलिए उन्होंने उसको ओपन भी किया। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल जो होती है वो चेयरपर्सन कौन होता है यहाँ पर? तो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। पहले अरुण जेटली जी थे यहाँ पर, अब निर्मला सीतारमण जी है। मिनिमम जो क्वोरम होना चाहिए यहाँ पर 50% होना चाहिए, यानी कि यहां पर जो भी मेंबर है टोटल उसका 50% यहां पर अवेलेबल होना चाहिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए। अगर कोई डिसीजन यहां पर अप्रूव देना है तो उसको 3/4 मेजोरिटी के साथ में अप्रूवल देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, यानी कि अगर मान लीजिए आज के डेट में यहां पर अगर आप लोग बोले 16 मेंबर हैं, ठीक है, तो 16 मेंबर का 3/4 जो मेंबर अगर उसको अप्रूव करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो 12 मेंबर यहां पर उसको अप्रूव करें तभी चीजें यहां पर हो पाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ में यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर रहते हैं स्टेट्स और फाइनेंस जो एंड रेवेन्यू के जो यहां पर मेंबर रहते हैं 1/3 जो वोटिंग पावर होती है, ठीक है, इनके हाथ में। यानी कि एक तरीके से जो हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ पे 1/3 पावर है, बाकी जो स्टेट से रिलेटेड पावर है उसके बारे में 2/3 पावर है। यानी कि ज्यादा पावर किसके हाथ में? यहां पर स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है मैक्सिमम जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसी की देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर जीएसटी काउंसिल में जो दबदबा बना रहता है वो सेंट्रल की गवर्नमेंट का बना रहता है। अगर ऐसा हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है तो फिर ये प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम कई बार निकल कर आती है। तो अभी जान लेते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, आप लोग उसको ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो सेकंड टाइम यहां पर अभी आप लोगों को जो पेंडेमिक जो यहां पर जो मीटिंग हुई अभी यहां पर सेकंड टाइम ड्यूरिंग पेंडेमिक जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें कई सारी बातें यहां पर देखने को मिली। बोला गया, डिसाइड किया गया कि रिलैक्स करने की बात की जा रही है लेट फी और इंटरेस्ट फी अगर कोई टैक्स पे नहीं कर पाता है, फाइल रिटर्न करने में लेट हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आप लोग रिटर्न नहीं दे पा रहे यहां पर, तो आप लोगों को यहां पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि सारे जो बिजनेस है वो बर्बाद चल रहे हैं फिलहाल की डेट में। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है अगर किसी के ऊपर, यानी कि कोई दे नहीं बचा हुआ है उसके ऊपर, तो उसको भी यहां पर एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम अंदर में तो कंप्लीटली वेव कर दिया जाएगा, यानी कि छूट दी जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में सिमिलर जो रिलैक्सेशन है यहां पर सेंटर ने मार्च में दिया था, जब यहां पर एक तरीके से डेडलाइन थी उस टाइम पर भी यहां पर ये बातें बोली गई
ठीक है। तो यहां पर स्मॉल बिजनेस इन पर्टिकुलर एरिया में उन पर फोकस देकर चला गया ताकि सिचुएशन जो है थोड़ी नॉर्मल रहे। अगर आगे बात करूं यहां पर जो इकोनॉमिक डैमेज देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसके चलते जो पोजीशन है स्टेट की वो काफी वीक होती जा रही है यहां पर, क्योंकि कई सारे राज्यों के पास में जो धन है वो खत्म होता जा रहा है। तो सफिशियंट नहीं है यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा अभी रिसेंटली दिया गया है ताकि चीजों को नॉर्मलाइज किया जा सके। जीएसटी कलेक्शन जो है वो फिर से 1 लाख करोड़ से नीचे चला गया। नॉर्मली यहां पर ये पास हो रहा था पिछले कुछ 4 महीनों से 1 लाख क्रॉस हो रहा था, अभी ये कम हो गया यहां पर, और अप्रैल और मई के महीने में जो कि जुलाई में प्रस्तुत किया जाएगा वहां पर और कम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि इस टाइम पे तो और भी कंप्लीटली लॉकडाउन हमारी कंट्री में लगा दिया गया था, जबकि मार्च तो आधा ही महीना यहां पर लगभग 22 के बाद में चीजें स्टार्ट हुई थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहां पर यह बोला गया है जो काउंसिल के अंदर में कि 45% जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो यहां पर अभी जो आप लोगों को चीजें कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेड है काउंसिल के अंदर जब 45% इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो टारगेटेड यहां पर हो पाया, बाकी का नहीं चीजें हो पाई। अगर बात करें यहां पर स्टेट के बारे में, तो स्टेट जो है वो काफी हद तक आज के लिए पैसे के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड रहता है। और कई बार जब जीएसटी मीटिंग को यहां पर जब जीएसटी काउंसिल चीजें निकल कर आई और जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, उस टाइम पर बातें ये भी थी कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे कि कंपनसेशन देंगे, अगर स्टेट को नुकसान होता है तो हम लोग उसको पैसा देंगे। यानी कि सेंटर के द्वारा ये बोला गया था अगर स्टेट को नुकसान होता है यहां पर आज की डेट में तो हम लोग उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे ताकि यहां पर सिचुएशन ये देखने को नहीं मिले। तो वो चीजें अब देखने को नहीं मिल रही है, सेंटर से पैसा मांग रहे हैं स्टेट पर लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो स्टिमुलस पैकेज भी जो यहां पर दिया जा रहा है वो भी यहां पर अप टू द मार्क नहीं है एक तरीके से, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब ये स्टेट जो है आज के डेट में उनके पास में पैसे की काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। लॉन्ग परस्यूट जो आइडियल रिफॉर्म की बात की जा रही है कि हाँ कुछ चीजें ऐसे जिनमें रिफॉर्म लाया जाएगा, अभी वो चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी अगर आगे देखिए तो जीएसटी जो कंपनसेशन है वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अभी यहां पर ड्यूज जो पड़े हुए हैं वो दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक के भी अभी यहां पर रिलीज आराम से उनको रिलीज किया जा रहा है, अभी वो भी यहां पर ड्यूज पड़े हुए हैं। ठीक है, तो रिलीज कब किए गए? 4 जून को रिलीज किए गए। तो फरवरी से लेकर अगर अब तक की बात देखें मार्च अप्रैल मई जून, तो ये भी अभी आप लोग देखें यहां पर ये सारी चीजें जो हैं कई समय से यहां पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो यहां से ये देखने को मिलता है कि कितने अच्छे लेवल पर चीजें चल रही हैं, तो हम लोग को उसको देखना पड़ेगा। अगर बात करूं यहां पर जो अभी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग के अंदर अभी यहां पर जो चीजें सहमत नहीं हो पाई, तो सेंटर का भी झगड़ालू एक तरीके से एरिया यहां पर देखने को मिला, क्योंकि देखिए यहां पर कंपनसेशन जब पे करने की बात की जाती है स्टेट को, तो सेंटर बोलता है मैं पैसे कहां से लाऊं, पैसे तो मेरे पास भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर स्टेट जो है वो फिर क्या बोले? अब यहां पर सिचुएशन तो ये बोली गई थी कि जीएसटी को इंप्लीमेंट करेंगे, वरना सबका टैक्स अपने पास में होकर करता था। आप लोग यहां पर इसको देखिए, जो स्टेट जो लॉज है यहां पर जैसे वेट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, ये सारे जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम कर दिए गए हैं। सेंटर के भी कई सारे आए, जैसे सेंटर का हो गया यहां पर सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, सीएसटी हो गया, इसी के साथ में कस्टम हो गया, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज हो गया, इसके भी कई सारे आए। तो अब यहां पर ये इकट्ठा हो गया और पावर किसके हाथ में आ गई है? मैक्सिमम पावर आ गई है सेंटर के हाथ में। यानी कि स्टेट को सेंटर के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर उसको पैसा मिलेगा। पहले ही कुछ ऐसे टैक्स हुआ करते थे जो उसके पास ही निहित रहा करते थे, तो ये पावर इनकी छिन गई है आज के डेट में। यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अब राज्य नहीं रहे हैं जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के बारे में, इसीलिए हर बात के लिए यहां पर इनको सेंटर के सामने जाना पड़ता है। तो यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। 2 मंथ के बारे में अगर बात करें, जो यहां पर अभी जो देखो एक बात यहां पर समझिए जो इंपॉर्टेंट है, जब कोई सेस लगाया जाता है, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि इन्वायरमेंट के ऊपर सेस लगा दिया, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर सेस लगा दिया, एजुकेशनल सेस लगा दिया, तो यानी कि ये इस पर्पज के लिए ही इसको इकट्ठा किया, इसके लिए इकट्ठा किया जाएगा और ये सेंटर के पास में जा रहा है। तो अभी यहां पर ये बात की जा रही है कि आज की डेट में आप लोगों को थोड़ा सा लोन के ऊपर फोकस देना चाहिए, यानी कि एक तरीके से सेस के ऊपर नहीं, क्योंकि सेस तो सेंटर के पास में रहता है, तो थोड़ा सा ऐसा काम करना चाहिए ताकि स्टेट के पास में पैसा जा सके, स्टेट को यहां पर रिकंपनसेट किया जा सके, स्टेट के पास में पैसा पहुंच सके। ठीक है, तो इस तरीके की बातें की जा रही है। अब देखने वाली बात यही कितना रेशनलाइज तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। हालांकि जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, फर्टिलाइजर सेक्टर, इनको फिर से एजेंडा था कि यहां पर इनको रेशनलाइज किया जाएगा, देखा जाएगा, जो कि जुलाई में मीटिंग होगी, लेकिन वो आने वाले टाइम में होगी। अभी देखने वाली बात यह है कि जैसी कंडीशन चल रही है कोविड-19 के चलते और जिस लेवल पर इकोनॉमी चल रही है, कितना रेस्पॉन्स यहां पर निकल कर आता है और कैसे सिचुएशन को हम लोग नॉर्मलाइज कर पाते हैं, तो ये अभी आने वाले टाइम में हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि राज्य के पास में जो भी पैसा होता है वो यहां पर सेंटर से निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसके बारे में एक ओवरव्यू देता हूं आप लोगों को। यहां पर बात की जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, सेफ ड्यूरिंग कोविड-19। देखिए कोविड-19 जो है वो कंपनी यहां पर चलता जा रहा है, बढ़ती जा रहे हैं केस। पहले 200, 300, 400 आया करते थे, अब 10-10 हजार, 11-11 हजार, 12-12 हजार तक पहुंच रहे हैं। पर लेकिन यहां पर लॉकडाउन रखना कितने हद तक यहां पर चीजें सही हो पाएंगी? सबसे पहले तो यहां पर सोल्यूशन होना चाहिए मेडिसिन, यानी कि जब तक मेडिसिन नहीं आ पाएगी तब तक हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जब तक यहां पर ये सिचुएशन नहीं हो पाती है तब तक कुछ रूल और रेगुलेशन फॉलो कर लेते हैं। यानी कि आप लोग बाहर जाते हैं तो मास्क लगा कर जाइए, ठीक है। कहीं पर बैठते हैं ट्रांसपोर्ट में, कोई भी ऐसी चीजें होती है तो वहां पर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू बैठिए। किसी भी चीज को टच करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हाथ में नेपकिन वगैरह रखिए, उससे टच कीजिए उसको, उसके बाद में उसको फेंक दीजिए। तो ये कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो आप लोग को अपनानी पड़ेगी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। अगर वो नहीं अपना पाते हैं तो फिर देखिए इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर नहीं निकल पाएगा। यहां पर जो गवर्नमेंट है उसको भी फोकस देकर चलना चाहिए, रस नहीं होना चाहिए। अगर जनता आती है तो कम से कम उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो फिर जनता भी जो है वो रस में काम नहीं करेगी। तो ये भी एक सोचने वाली बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि यहां पर जिनका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होना चाहिए वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसको भी सैनिटाइज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को न मिले। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर आप लोग पूछते हैं, इंडिया और नेपाल को नीड है मूव क्विकली टू रिवर्स देयर रिसेंट सेटबैक टू द टाइज। यानी कि जो भी उनके रिसेंट जो टाइज है उनमें सेटबैक हुआ है उसको क्विकली उनको रिवर्स यहां पर करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं आप लोगों को यहां पर इस आर्टिकल के बारे में बताता हूं, फिर आप लोगों को सेगोली ट्रीटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देखिएगा। हालांकि वो जो वीडियो होगी वो मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने पहले देखी है वो, तो आप लोग फिर उस पोर्शन को छोड़ दीजिएगा। तो पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए अभी इस आर्टिकल में क्या चल रहा है, ठीक है। पहले आप लोग यहां पर ये समझिए, अभी इंडिया और जो नेपाल के रिलेशन है वो सबसे लो लेवल पर अभी देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर अभी रिसेंटली ये जो है अस्थिरता है वो काफी लार्ज स्केल पर है और बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर यहां पर चीजें जो है वो नॉर्मलाइज कैसे की जाए, क्योंकि अभी नेपाल के द्वारा अपना नया मैप प्रस्तुत किया गया जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया धुरिया, इनके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है माइंड में, डिटेल में समझाऊंगा कहां पर क्या क्या चीजें हैं। अभी क्या हुआ यहां पर हमारी कंट्री में 2019 में 5 अगस्त को जब JNK के लिए जो हम लोगों ने रिलैक्सेशन किया, यानी कि आर्टिकल 370 में जो चीजें चेंज की गई, उसके चलते नया मैप हम लोगों को तैयार करना पड़ा, क्योंकि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया तो नए मैप की वहां पर जरूरत थी। तो जब नया मैप बनाया गया हम लोगों ने, जब ये एरिया थे ये अपने एरिया में दिखाए तो नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, बोला ये हमारी एरिया है, आप लोग अपने मैप में इसको नहीं दिखा सकते। 2000 से लेकर 2014 तक कई बार बातें करने की कोशिश की गई, पर लेकिन उसमें कोई ज्यादा सक्सेस नहीं देखने को मिली। हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा जब रिसेंटली यहां पर अभी जो रोड थी उसको इनॉग्रेट किया गया, उस टाइम पर भी नेपाल के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि ये सही तरीका नहीं है, और आर्मी चीफ के द्वारा कमेंट कर दिया गया कि ये चाइना की आगे से नेपाल ऐसे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो वो सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो जो चीजें थी वो और ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि और ज्यादा खराब यहां पर होनी स्टार्ट हो गई, और रिफ्ट जो था वो और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। जब चीजें जो अगर रिफ्ट जो है वो और ज्यादा इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, ठीक है, अगर संबंध को चतुराई की तरीके से हम लोगों ने नॉर्मल करने की कोशिश नहीं की। देखिए जो रिलेशन होते हैं ना वो मैक्सिमम ट्रस्ट के बेस पर होते हैं। अगर ट्रस्ट टूट जाए तो फिर देखिए प्रॉब्लम हो जाती है चीजों को नॉर्मल करने में। जैसे अभी नेपाल का ट्रस्ट टूट चुका है इंडिया को लेकर, जिस तरीके से आप लोगों ने 2015 में देखा, उस टाइम पर यहां की जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि हाँ उनको फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां से निकल कर आती है। तो कैसे उसको नॉर्मल कर सकते हैं, तो वो सारी यहां पर देखने की चीजें हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें बैठकर तो फिर से चीजों को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि यहां पर सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, पर लेकिन दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ इससे क्या यहां पर हम लोग किस लेवल पर जाकर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बैठकर दोनों को बात करनी चाहिए और चतुराई से जो रिलेशन को नॉर्मल करना चाहिए। अगर बात करें न्यू दिल्ली के बारे में, तो न्यू दिल्ली को भी यहां पर डिस्कस करना चाहिए मैटर को म्यूचुअली मिलकर यहां पर इनके साथ में। काठमांडू की मिनिस्ट्री के द्वारा कई बार यहां पर यानी कि नेपाल के द्वारा कई बार बोला जा चुका है कि हम लोग बात करते हैं, तो 2 डेट अभी रिसेंटली रिजेक्ट कर दी गई। तो यहां पर कई बार ऐसी जीते थी जो रिक्वेस्ट किया गया नेपाल के एम्बेसडर से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से मिलने के लिए, तो वो भी डिसमिस कर दिया गया। हमारी कंट्री क्या बोल रही है कि हम लोग बात करेंगे, पहले कोरोना वायरस से एक बार निपट लेते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब यहां पर मिस्टर ओली साहब जो हैं वो अपनी कंट्री में कई सारी प्रॉब्लम फेस करें, तो वो तो झंडा लेकर खड़े हो गए कि हम लोग भैया देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो एक तरीके से अपनी, देखिए होता क्या है, अगर अपनी कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो दूसरी कंट्री के साथ में लड़ाई छेड़ दो, अपनी कंट्री की प्रॉब्लम जो है लोग भूल जाते हैं, फिर दूसरी कंट्री के ऊपर ब्लेम होने लगता है, और ये पॉलिटिक्स में बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसी टाइम पर नेपाल के द्वारा नया मैप ला दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि नेपाल ऐसी हरकतें किसके बोलने पर कर रहा है, तो चाइना के बोलने पर ऐसी हरकतें यहां पर नेपाल कर रहा है। अब यहां पर अगर बात करें दोनों के जो रिलेशन में जो टाई है वो नीचे लेवल पर पहुंच गई है, खासकर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर ये पास किया गया अभी नेपाल के द्वारा। पहले क्या था देखिए, अगर आप लोग बात करने से रिलेशन को सुलझाना चाहे तो सुलझा सकते थे, पर लेकिन अब क्या हो गया, अब तो उन्होंने बिल्कुल
बिल्कुल अपना एक तरीके से दिखाई दिया कि भैया हम लोग इसको अपना नया मैप लेकर आ रहे हैं, तुमको जो करना है कर लो। और अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में नेपाल जो है इसको इशू को इंटरनेशनलाइज भी करने की कोशिश करें। तो दो नेशन को अपने आप ही डायलॉग के थ्रू इसको रिजोल्व करना चाहिए, वो बिल्कुल काफी गलत चीजें हो जाएंगी अगर कोई थर्ड पार्टी यहां पर इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए थर्ड पार्टी अगर कभी भी रिलेशन में आती है ना तो मजा लेने के लिए। अगर यहां पर मान लीजिए आज के डेट में जैसे आप लोगों को ये कार्टून मैंने दिखाया था, एक कार्टून था जिसमें एक साइड में यूएसए था और एक साइड में कौन था, एक साइड यूएसए था, वो मीडिएशन करने की बात कर रहा था इंडिया और चाइना के बीच में। तो अगर यूएसए को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, तो मजा लेगा क्योंकि उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो वो तो बीच में एक तरीके से अपना मौका भुनाने के उसमें रहेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर आप लोग को हर जगह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि बायलैटरली यानी कि अपने आप रिलेशन को सुधारो। तो इंडिया और नेपाल को अपने आप सुधारने चाहिए, किसी को इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करने देना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अगर चीजों को जिस तरीके से लेकर चल रही है, ब्लॉकेड देखने को मिला 2015 में, तो इनके द्वारा भी टफ स्टेप लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको भी थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पर बॉर्डर फायरिंग अभी देखने को मिली, हमारी कंट्री का एक पर्सन यहाँ पर मारा गया, ठीक है। तो उसके चलते क्विकली रेस्पॉन्स निकल कर आया कि चीजों को नॉर्मल किया जाए। इतनी ही तत्परता हम लोग को यहाँ पर जो सैटरडे अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर उसको लेकर चलना चाहिए था, क्योंकि इन जो नेपाल और इंडिया के रिलेशन है उसकी दुहाई दी जाती है। अगर इनके रिलेशन जो है इस लेवल पर पहुंच सकते हैं तो फिर आगे आने वाले टाइम में किसी भी रिलेशन के कंट्री के बारे में हम लोग कोई ज्यादा अच्छी बातें नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आखिर ये प्रॉब्लम चली कहां से और हाँ यहां तक आकर कैसे पहुंच गई, तो इसके लिए अब जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये सगोली ट्रीटी के बारे में है, जिस किसी ने देख रखी है वो इसको आगे कर लीजिएगा पोस्टपोन, जिस किसी ने यहां पर ये देख रखी है, ठीक है, तो वो इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए जिस किसी ने नहीं देखी है। तो डिटेल में यहां पर क्या क्या सिचुएशन है, काला पानी क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, तो ये था इसके बारे में। तो अच्छे से देखिए इसको और फिर यहां पर आप लोग देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलता हूं। यहां पर चलते हैं जब हमारी कंट्री अंग्रेजों के अंडर में थी, अंग्रेजों के गुलाम आप लोग बोल सकते हैं, उस टाइम की बात हम लोग करते हैं। तो यानी कि लगभग 1800 जो यहां पर टाइम ड्यूरेशन था उस टाइम पर आप लोगों को लेकर चलता हूं। इस टाइम ड्यूरेशन में एक वॉर हुई, उस टाइम पर जब हमारी कंट्री में अंग्रेज रूल किया करते थे। अंग्रेजों की एक प्रवृत्ति थी कि अपना जो भी एरिया है उसको बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कंट्रोल करना है। तो उसके चलते यहां पर जो लड़ाई हुई उसको बोला गया यहां पर एंग्लो नेपाल वॉर। तो एंग्लो नेपाल वॉर जो थी यहां पर ये 1814 में हुई। इस वॉर के तहत यहां पर अपने अंदर नेपाल को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जो ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेजों के द्वारा। फिर ये जो लड़ाई थी ये 2 सालों तक चली और 2 साल कंप्लीट हुए यहां पर। ये हुआ फिर 1816 में। तो 1816 में जब 2 साल कंप्लीट हुए तो आप लोगों ने पास्ट में ही पढ़ा होगा, जब भी कोई लड़ाई कंप्लीट होती थी तो कोई ना कोई ट्रीटी साइन की जाती थी, ट्रीटी में कुछ ना कुछ लेन देन होता था। तो ऐसी एक ट्रीटी हुई यहां पर जो इंडिया और नेपाल, आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं, या फिर उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया या फिर नेपाल आप लोग बोलिए। तो उस टाइम पर ये ट्रीटी का नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ सगोली। तो 1816 की ये ट्रीटी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है ट्रीटी ऑफ सगोली किसके बीच में थी, तो ये थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। ये जो ट्रीटी थी जब यहां पर साइन की गई तो इस ट्रीटी के तहत यहां पर नेपाल की बाउंड्री को डिफाइन किया गया। तो नेपाल की जो बाउंड्री थी जब उसको डिफाइन किया गया तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट रिवर के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। पहले तो आप लोग एग्जैक्ट नेपाल की लोकेशन देखिए, यह है नेपाल, ऊपर है यहां पर चाइना और नीचे है इंडिया। यानी कि नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच है। हमारी कंट्री का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी के साथ में वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य नेपाल को टच करते हैं। तो जब अंग्रेजों के द्वारा यहां पर बाउंड्री को डिफाइन किया गया तो एक साइड में बोला गया, वेस्टर्न साइड में जो नेपाल की बाउंड्री होगी वो होगी काली रिवर। याद रखिएगा, इसके बारे में अभी डिटेल में आगे बात करूंगा। और सेकंड जो यहां पर जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी यहां पर इसको बोला गया मेची रिवर, MECHI। तो ये बाउंड्री हो गई यहां पर बेसिकली, यानी कि रिवर के साथ साथ में यहां पर दोनों की बाउंड्री चलेगी। तो ये डिफाइन किया गया यहां पर सगोली ट्रीटी के द्वारा, जो कि 1816 में यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन जो ईस्टर्न बाउंड्री थी वो तो कंटिन्यूअसली सही तरीके से अपना काम करती रही। जो वेस्टर्न बाउंड्री थी यहां पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा काली रिवर को लेकर। रीजन क्या था? रीजन ये था काली रिवर का ओरिजिन पॉइंट। आखिर काली रिवर कहां से ओरिजिन हो रही है? एक बात और बता दूं, यहां पर सगोली ट्रीटी के तहत यहां पर सिक्किम और इसी के साथ में जो दार्जिलिंग वाला एरिया है जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और सिक्किम, ये भी यहां पर अंग्रेजों के द्वारा यहां पर एक तरीके से छीन लिए गए थे, जो नेपाल का किंगडम हुआ करता था, जिसको किंगडम ऑफ गोरखा कहा करते थे। यानी कि एक सगोली ट्रीटी जो हुई थी वो ब्रिटिश इंडिया और किंगडम ऑफ गोरखा के बीच में आप लोगों को देखने को मिली। तो उस ट्रीटी के बारे में यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है
जब ये ट्रीटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली तो इस ट्रीटी में यहां पर कई सारी बाउंड्री जो थी वो डिफाइन की गई और उन्हीं को आज तक कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर हम लोग फॉलो कर चल रहे हैं। तो जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया, सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो वेस्टर्न बाउंड्री है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा, ईस्टर्न बाउंड्री आज की डेट तक भी यहां पर कंटिन्यू ऐसे ही चल रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फोकस देते हैं यहां पर काली रिवर पे, आखिर क्या डिस्प्यूट है। पर लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को पूरा करंट में लेकर चलता हूं, फिर यहां पर थोड़ा सा बैक में आएंगे तो आप लोग इसको कोरिलेट अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या क्या है चीजें उसको आप लोग देखिए। अभी रिसेंटली नेपाल के द्वारा एक न्यूज निकल कर आई, यहां पर बोला गया लिपुलेक, कालापानी और लिम्पाधुरिया ये नेपाल का पार्ट है और नेपाल अपने मैप में इसको शो कर रहा है, यानी कि नेपाल यहां पर इसको अपने मैप में शो करेगा। और यहां पर आज की डेट में ये पार्ट जो है वो इंडिया के मैप के अंदर शो किया जाता है। तो नेपाल ने यहां पर इसके चलते गुस्सा दिखाया कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये नेपाल का पार्ट है। आखिर करंट की सिचुएशन कब से स्टार्ट हुई, तो पहले आप लोग ये भी समझिए कि करंट में जो यहां पर ये दोनों आमने सामने आकर कब खड़े हुए। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब आर्टिकल 370 के साथ में चेंज किया गया तो उस टाइम पर यहां पर हमारा नया मैप तैयार किया गया। तो नए मैप में हम लोगों ने यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को अपनी कंट्री के अंदर दिखाया। तो उस टाइम पर भी नेपाल में यहां पर बातें बोली गई कि ये सही नहीं है, ये हमारा एरिया है। दूसरी यहां पर प्रॉब्लम तब निकल कर आई जब हमारी कंट्री में यहां पर एक रास्ता बनाया गया और ये जो रास्ता बनाया जा रहा था कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान करने के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा था। तो हमारी कंट्री के जो यहां पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये रास्ता कंप्लीट किया गया। तो उस टाइम पर यहां पर इसके बारे में बात की, नेपाल ने बोला कि हमसे पूछे बगैर यहां पर इंडिया कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा पार्ट है। तो काला पानी, लिम्पियाधुरिया और लिपुलेक, पहले आप लोग इसको एक बार मैप में देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट कंडीशन इसके पीछे क्या है। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग मैप है आज के में, ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज चैनल के ऊपर भी इसको दिखाया जा रहा है। तो ये है यहां पर लिम्पियाधुरिया, ठीक है। यहां पर ये हो गया काला पानी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर लिपुलेक। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर, तो नेपाल बोलता है कि ये एरिया जो है वो मेरा है, इंडिया बोलता है कि ये जो एरिया है ये मेरा है। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बताया गया था कि जो काली रिवर है उसका बॉर्डर यहां पर माना जाएगा। अब बेसिक कंडीशन क्या हो गई, काली रिवर के ऊपर कंडीशन बन गई। तो उसके लिए आप लोग इसको समझिए, ये आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोगों को मैंने कई बार पहले पढ़ाया नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर कहां पर है, नाइल रिवर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो अफ्रीका में जो ये नाइल रिवर है, एक तो लेक विक्टोरिया से निकलकर आती है और एक साइड में लेक टना से निकलकर आती है। तो लेक विक्टोरिया से जो रिवर निकलकर चलती है उसको बोलते हैं व्हाइट नाइल, और ब्लू रिवर से जो निकलकर चलती है ब्लू नाइल यहां पर इसको बोलते हैं। तो ये लेक टना से निकलकर चलती है और दोनों जाकर खार्तून में मिल जाती है और फिर आगे ये रिवर चल पड़ती है। तो ये आगे चलकर फिर क्या होता है, फिर मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। तो कुछ ऐसे ही फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये जो काली रिवर है यहां पर, ये काली रिवर जो नेपाल बोलता है, काली रिवर जो है वो लिम्पियाधुरिया से यहां पर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। पर लेकिन जो इंडिया बोलता है कि वो यहां से ओरिजिन होती है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये बोलता है कि ओरिजिन पॉइंट ये है। अगर ओरिजिन पॉइंट ये है काली रिवर का, तो उसके हिसाब से ये सारा रीजन जो है जो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये किसके अंडर आ जाएगा, ये नेपाल के अंडर आ जाएगा। अगर इंडिया के हिसाब से मानते हैं तो ये नेपाल के अंदर नहीं आएगा, ये इंडिया के अंदर आएगा। तो कंडीशन यहां पर दोनों देखने को मिलती हैं। आप लोग इस वाले मैप को थोड़ा सा देखिए और ज्यादा क्लैरिटी आप लोग के माइंड में यहां पर आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये वाले अगर बाउंड्री माने तो यहां पर ये वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गई महाकाली रिवर। और अगर ये वाली बाउंड्री माने यहां पर तो ये वाला यहां पर देखने को मिलेगा। अब आखिर नेपाल यहां पर गुस्सा क्यों है, नेपाल यहां पर ये बोल रहा है कि 1816 के अंदर में जब यहां पर ट्रीटी ऑफ सगुली साइन हुई थी तो उस टाइम पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा स्टार्टिंग में तो बोला गया ये वाली बाउंड्री है, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है नहीं, तो इन्होंने यहां पर इसको बाउंड्री मान लिया गया उस ट्रीटी के तहत। पर लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों के द्वारा अपना स्टैंड चेंज कर दिया गया और अंग्रेजों को लगा कि चाइना के साथ में रिलेशन करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उन्होंने फिर बाउंड्री को यहां पर चेंज कर दिया और यहां पर इसको बाउंड्री मान लिया गया। और आप लोगों को पता है कि जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे उनको इन सब चीजों से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता था, थोड़ा बहुत एरिया इधर उधर हो जाए तो वो इससे ज्यादा फोकस नहीं देते थे, वो अपनी अय्यासी में ज्यादा एंजॉय किया करते थे। तो ये उनकी कंडीशन रहती थी। तो जब से लेकर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यहां पर ब्रिटिश इंडिया ने फिर ये इसको मानना अपना एरिया स्टार्ट कर दिया। यानी कि लगभग अगर आप लोग बात करें, ये बात की जा रही है 1860 से लेकर,
ठीक है, 1860 से लेकर 1947 तक, जब तक इंडिया आजाद हुआ तब से लेकर यहां पर ये पर्टिकुलर बाउंड्री यहां पर मानी जा रही है। यानी कि सगोलियन ट्रीटी से हटकर फिर इसको बाउंड्री यहां पर मान लिया गया और ये चीजें यहां पर चली हुई आ रही थी। तो तब से लेकर आज तक का ये जो रीजन है ये इंडिया के कंट्रोल में है। और देखिए आप लोगों को पता है तब से लेकर जो नेपाल भी फिर आगे चलकर अपने यहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई नेपाल के अंदर में 1990s में। उससे पहले यहां पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, तो उन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाउंड्री को इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है ये माने या फिर ये माने। और वैसे भी ये ऐसा एरिया है उबड़ खाबड़, यहां पर कोई ज्यादा इंपैक्ट इसको लेकर नहीं चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि हाँ कोई नहीं ब्रिटिश इंडिया रख ले इसको, हमें कोई फर्क नहीं से पड़ रहा है। तो तब से लेकर अब तक का ये सारा एरिया जो है वो यहां पर इंडिया के कंट्रोल में है। अब आप लोगों को पता है जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता है वैसे वैसे चीजें चेंज होती है, आगे आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ी। अब नेपाल जो था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद में यहां पर जनता के द्वारा चुनकर रूल आया, तो वहां पर उन्होंने इस मैप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया। कई बार पहले भी वो यहां पर इसके बारे में बातें करते रहते हैं। एक बार इंडिया और चाइना के बीच में यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो पास है उसको लेकर बोला गया कि हम लोग यहां पर आपस में व्यापार बढ़ाएंगे, तब भी नेपाल ने इंडिया के खिलाफ भी और चाइना के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया, बोला ये हमारा एरिया है, आप लोग यहां पर इंटरफेयर इस तरीके से नहीं कर सकते। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि चाइना के भी खिलाफ में जाकर खड़ा हो गए यहां पर जो नेपाल, और उसके द्वारा बोला गया कि इस तरीके से आप लोग यहां पर ये इसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आज की डेट में बोला जाए तो नेपाल और नेपाल की जो सारी पार्टी हैं वो एक तरीके से एक जो तराजू के पलड़े में आकर खड़ी हो गई हैं, और यहां पर कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा जो बढ़ाया जा रहा है वो नेपाल की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसी के चलते जो नेपाल और इंडिया के जो लोग थे वो ट्विटर पर आए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आए और प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पर भी उतरे काफी नेपाली लोग, और उनके द्वारा यहां पर ये बोला गया हम अपना ये जो एरिया है हम इसको वापस लेकर रहेंगे। इसी के चलते यहां पर जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोल दिया यहां पर साफ नजरों में एक तरीके से आकर कि ये एरिया मेरा है और हम लोग इसको लेकर रहेंगे। उन्होंने तो यहां पर इतनी खतरनाक हरकतें तक बोल डाली यहां पर कि जो इंडियन वायरस है वो ज्यादा खतरनाक है चाइनीज वायरस के कंपेयर में। यानी कि यहां पर ये बातें भी इनके द्वारा बोल दी गई, जबकि हम लोग यहां पर हेल्प कर रहे हैं, यहां पर नेपाल के लिए हम लोगों ने कई चीजें यहां पर प्रोवाइड कराई, और नेपाल ने यह भी आरोप लगा दिया इसी ड्यूरेशन में कि नेपाल के अंदर जो कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है वो इंडिया के द्वारा यहां पर कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है। पहले तो हमारी कंट्री के द्वारा मैप नया लाया गया आर्टिकल 370 में चेंज होने के बाद में, फिर जब यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब कंस्ट्रक्शन किया गया कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, और यह बोला गया कि लगभग एक साइड से यहां पर 3 दिन, दोनों साइड से मिलाए तो 5 से 6 दिन का रास्ता कम हो जाएगा। नॉर्मली हमारी कंट्री के जो श्रद्धालु हैं उनको काफी फायदा होगा। तो नेपाल ने यहां पर बोला कि यहां पर ये एरिया मेरा है और आप लोगों को यहां पर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हो गया। तो आखिर ये प्रोटेस्ट इतना कैसे बढ़ गया? तो कई सारे लोग इसके लिए ये भी बोल रहे हैं कि नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट आज की में पार्टी है ना, वो अपना जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए, अपनी जो हरकतें हैं उसको दबाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप लोगों ने पास्ट में भी देखा होगा कि जब जब कोई ऐसी कंडीशन बनती है तब तब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कुछ ऐसे मुद्दे उठाकर लेकर आती है जिससे जो मेन मुद्दा है उससे भटकाया जा सके। तो वही हरकतें यहां पर कहीं ना कहीं आज के डेट में जो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ऐसे भी यहां पर कई सारी बातें कई सारे लोगों के द्वारा बोली गई। तो जो यहां पर लिपू लेक पास है ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तो ट्राई जंक्शन पर है, यहां पर ये इंडिया को कनेक्ट करता है यहां पर, खासकर अगर बात करें चाइना के साथ में, और नेपाल का भी यहां पर पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, फिर से आप लोग इसको देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ये एक मैप है, आप लोग यहां पर देखिए, ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया और ये हो गया नेपाल। तो ये ट्राई जंक्शन पार्ट है यहां पर, जिसकी वजह से यहां पर ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ रहे हैं। तो दोनों ही कंट्री यहां पर बोल रही है कि ये मेरा एरिया है। इस मैप में इसको और ज्यादा क्लियर आप लोग लिख सकते हैं। यहां से होकर जैसे हम लोग यहां पर ये मानसरोवर देख सकते हैं, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा जाती है यहां से थोड़ी आसान पड़ जाती है, वरना सिक्किम और यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरी साइड से यहां पर होकर जाते हैं तो रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ हैं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए यह बोला गया कि यह रास्ता थोड़ा सा आसान रहेगा और यहां से हम लोग जाएंगे तो आसानी से अपनी मंजिल तक यहां पर पहुंच आएंगे। पर लेकिन आज की डेट में यहां पर जो कंडीशन बन रही है वो बिल्कुल कंप्लीटली प्रोटेस्ट की कंडीशन है। यहां पर अगर पास्ट में आप लोग देखें तो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो काफी सुगम रहे हैं, काफी अच्छे रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे नेपाली लोग जो हैं वो आज के डेट में आप लोगों को अपनी कंट्री की आर्मी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन फिलहाल जो एट प्रेजेंट कंडीशन जो चल रही है वो काफी खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर रही है दोनों कंट्री के रिलेशन के बीच में। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर एग्जैक्टली यहां पर आप लोग इसका क्या सॉल्यूशन देना पसंद करेंगे, यानी कि एक तरीके से आप लोग ये देखें, अगर आप लोग इसको वैसे देखें
यानी कि कागज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको कि हाँ, जो अगर हम लोग नेपाल के साथ में जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा ट्रीटी मानी गई थी, तो ये बोलेंगे कि हाँ, सगोली ट्रीटी के हिसाब से अगर चलें तो यहां पर ब्रिटिश के द्वारा धोखा किया गया, ये जो पार्ट है ये सगोली ट्रीटी के हिसाब से अगर चले तो ये नेपाल का पार्ट माना जाता है। पर लेकिन आज के हिसाब से अगर आप लोग चलें, उस टाइम से अगर अब तक आप लोग देखें 1860 से लेकर 1947, तो अगर आज तक आप लोग चीजों को प्रॉपर वे में देखेंगे तो कभी भी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। यानी कि ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया ही इसको यूज कर रहा है, इंडिया ही कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और इवन 1962 की जो वॉर थी, यहां पर इंडिया के द्वारा यहां पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया था। तो उस टाइम पर यहां पर इंडिया के द्वारा मोनार्क से पूछा गया था कि क्या आर्मी डिप्लॉय कर दें, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस टाइम पर उनके द्वारा भी अलाउ कर दिया गया था, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो तब से लेके आज तक हमारी कंट्री की आर्मी भी यहां पर डिप्लॉय हो रखी है। तो इससे यह भी यहां पर है कि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये पार्ट हो जाता है। और हमारी कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग चाइना के ऊपर भी यहां पर नजर इसकी वजह से रख पा रहे हैं। तो अगर यहां पर आज की डेट में ये एक तरीके से जैसे हम लोगों ने काफी लार्ज स्केल पर अपना जो बॉर्डर है डिस्प्यूट था, खासकर बांग्लादेश के साथ में, वो हम लोगों ने अभी उसका सोल्यूशन निकाला। पर लेकिन क्या इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर हम लोग इतने यहां पर ढीले पड़ सकते हैं कि यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया हम लोग यहां पर नेपाल को दे दें? तो आज की डेट में हमारी कंट्री में जो इंडिया इसको क्लेम करता है, तो ये बोलता है इंडिया की हमारी कंट्री में पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर, उसका पार्ट है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारी कंट्री में अगर इसको माना जाए तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अगर नेपाल में इसको माना जाए तो ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के अंदर में है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर भी दिखाया था, तो नेपाल बोलता है कि हमारा जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उसका ये पार्ट है और ये कंप्लीटली ये मेरी लोकेशन के अंदर में आता है। तो इस चीज को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट यहां पर काफी लंबे समय से यहां पर चल रहा है। बार बार जो नेपाली पार्टी है वो यहां पर इसको लेकर बार बार यहां पर जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस मुद्दे को कई बार उठाते हैं। और खासकर आप लोगों को पता है 2015 से इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो काफी टफ हो गए। खासकर अर्थक्वेक देखने को मिला, उसके बाद में यहां पर जो ब्लॉकेड लगा तो काफी सारा जो इसेंशियल सामान था वो यहां पर नेपाल के अंदर नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि अगर आप लोग नेपाल को प्रॉपर मैप के थ्रू देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक सैंडविच कंट्री है यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहां पर कुछ भी अगर जाना होता है तो या तो यहां पर वेस्ट बंगाल के थ्रू या फिर बांग्लादेश के थ्रू, ये बेसिकली लैंड है यहां पर एक तरीके से जो कि सी के साथ में जाकर कनेक्ट करते हैं। तो कहीं से भी यहां पर प्रॉपर वैसे रास्ता इसको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए चाइना यहां पर काफी ज्यादा नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। तो 2015 के बाद में जो कंडीशन बनी वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर देखने को मिला चाइना के द्वारा। और चाइना यहां पर चाह रहा है कि अब नेपाल की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर रहे। कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहां पर चाइना की वजह से भी यहां पर ये हो सकता है। देखिए डायरेक्टली तो ये मानना थोड़ा सा टफ है कि चाइना की वजह से हो रहा है, पर लेकिन जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी है आज के में यहां पर और चाइना के अंदर भी, तो देखिए थोड़ा बहुत तो यहां पर एक तरीके से दोनों इस पर सहमत होते ही हैं। क्योंकि चाइना भी आज के में यही चाहता है कि जो भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है वो सब इंडिया से दूर हट जाएं। तो कहीं ना कहीं चाइना भी चाहता है ये। पर लेकिन नेपाल के अंदर भी अगर देखें सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, तो उस मुद्दे से अगर देखें तो यहां पर नेपाली उसको बोल रहे हैं कि जो सगोली ट्रेडी है, जो सगोली स्टार्टिंग में ट्रेडी साइन की गई थी उसके हिसाब से पार्ट को मानो, तो उस तरीके से अगर मुद्दे को देखा जाए तो ये हमारे लिए काफी टफ पड़ जा रहा है नेपाल की साइड से। बाकी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों में यहां पर इसके बारे में बता देता हूं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा यहां पर जब कंस्ट्रक्शन किया गया तब यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट का काम करती है। और ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंट्री में काम करती है, ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में डेवलपमेंट का काम करती है बॉर्डर एरिया में। नहीं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी इसके द्वारा काम किया गया। बनाया गया था इसको 7 मई 1960 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फाउंडर इसके जवाहरलाल नेहरू जी थे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आज की डेट में। एक टाइम पर ऐसा था जब यहां पर फंड जो था इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से मिलता था। आज के डेट में कंप्लीटली ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा जो मोटो है वो भी है कि हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, यानी कि हार्डवर्क के थ्रू आप लोग सब अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन की एक कोटेशन भी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती है। आज की डेट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो जिसकी वजह से यहां पर ये पूरा आर्टिकल सामने है। आई होप कि आप लोग अब इसको समझ गए होंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। यहां पर अब आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सैगोली ट्रीटी कहां से निकल कर आई उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया, किस किस के बीच में कब कब साइन की गई ये भी आप लोगों से। तो देखिए आप लोग जो बोलते हैं ना हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल कर आ गया, कभी पढ़ा भी नहीं हम लोगों ने किताबों में। तो नॉर्मली चीजें ये होती हैं कि हमेशा सारी चीजें जो होती हैं वो करंट की होती हैं, बस बैकग्राउंड हिस्ट्री उठा लेते हैं ये। तो अगर इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो कभी भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो हमेशा करंट पढ़िए और करंट में जाकर बैकग्राउंड देखिए, तो इससे आप लोग चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये था यहां पर कंप्लीट इस आर्टिकल का डिस्कशन।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि उसको अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छे से एंजॉय किया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर एंजॉय नहीं किया, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और डिसलाइक करना वीडियो को। अगर पसंद नहीं आए तो, पसंद आए तो ही लाइक करना है, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना और बताना जरूर कि डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में चीजों को इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।